हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बेस स्टार्टिंग। तो आज हम देखेंगे SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन क्या होती है। जो SN1 रिएक्शन है वो आपकी एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप्स है SN1, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। अब वो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं आपके। पहला है आपका SN1, ठीक है। और दूसरा है आपका SN2 एंड तीसरा है आपका SNI और चौथा है आपका SNAR, ठीक है। अब जो SN1 रिएक्शन है, आज हम करेंगे SN1, ठीक है। अब जो SN1 रिएक्शन है उसकी फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। क्या होती है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। और SN2 की फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। और जो आपका SNI है उसकी फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। आई का मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर, मतलब कि अंदर। और SNAR का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोबैक, ठीक है ना। AR का मतलब होता है एरोबैक। अब आज करेंगे हम SN1 रिएक्शन। क्या करेंगे, SN1 रिएक्शन। और आप ये चारों टाइप्स किसके हैं आपके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किसका टाइप्स है, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है ना। तो इनके ये टाइप्स हैं और आज हम कर रहे हैं SN1। तो SN1 देख लेते हैं। SN1 क्या होता है आपका। जो आपका SN1 है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता है। देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आपका, जैसे आपके 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, जैसे A+ में B, ठीक है ना। जब आपके सब्स्टिट्यूशन का मतलब बता रही हूँ मैं। अब जब आपके अब वो किस तरह से ऐड होंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जैसे A+ में B, ये आपके 2 मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई तीसरा मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है, कोई तीसरा। अब ये जो है C, ये क्या है आपका, यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है एंड फ्री रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो A+B ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से C आ गया। ये C क्या है आपका, सब्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है एंड फ्री रेडिकल हो सकता है, ठीक है ना। जब हमारी रिएक्शन होगी तब क्या होगा, जब ये जो 2 रिएक्शन में भाग ले रहे थे, तब यहाँ से क्या हुआ आपका, इस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ने इस B को बाहर निकाल दिया इसके पास से, ठीक है ना। इसको बाहर निकाल दिया और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, A+ में C हो जाएगा और B आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन होता है कि बाहर से कोई भी आपका इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल आया और उसने क्या किया, आपके जो आपके रिएक्शन में कोई भी ऐड होगा, आपका हैलाइड होगा या कोई भी होगा, उसे ये बाहर करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में ये कहाँ अटैच हो जाएगा, इस A मॉलिक्यूल के साथ
अटैच हो जाएगा, इस एलिमेंट के साथ ही अटैच हो जाएगा। ये तो है आपका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपका? न्यूक्लियोफाइल को हम डिनोट करते हैं NU नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल को हम डिनोट करते हैं NU नेगेटिव, ठीक है ना। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? NU नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपका? ये क्या करता है न्यूक्लियोफाइल? ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जिसके साथ अटैच होता है उसे दे देता है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल होता है। अब वो आएगा आपका यूनिमोलिकुलर। अब यूनिमोलिकुलर क्या होता है? यूनिमोलिकुलर है आपका SN1 के अंदर कि यूनिमोलिकुलर का मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल से आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। यूनिमोलिकुलर का मतलब है SN1 रिएक्शन में आपका एक मॉलिक्यूल यूज होगा और उस एक मॉलिक्यूल से ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब ये है। तो आपको ये तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हम SN1 में आगे चलते हैं। RDS क्या होता है? रेट डिटरमाइन सब्स्टिट्यूशन। RDS हम यूज करते हैं रेट डिटरमाइन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब रेट डिटरमाइन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इसके अंदर हम यूनिमोलिकुलर वही एक मॉलिक्यूल से आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। अब SN1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, मतलब कि 2 स्टेप में आपका प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे फर्स्ट स्टेप है आपका जैसे RH। R का मतलब होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप में क्या आते हैं आपके? एल्काइल ग्रुप में आते हैं आपके कार्बन की चेन, ठीक है। अब वो कार्बन की चेन आपकी कैसी भी हो सकती है, साइक्लिक, एसाइक्लिक, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये क्या है आपका? हेलाइड। हेलाइड में क्या आते हैं आपके? क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपके हेलोजन एटम, ठीक है ना। जो आपके हेलोजन फैमिली है पीरियोडिक टेबल में, वो हेलोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर X की जगह पे अटैच होगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम हेलाइड। अब ये है आपका X से हमने डिनोट कर दिया है हेलाइड को, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ से इस हेलाइड को बाहर निकाल देगा, ठीक है। बाहर निकालने के बाद क्या होगा? ये न्यूक्लियो यहाँ पर जब ये जो X है हेलाइड है अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा, तब क्या होगा? जो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप रहेगा या फिर कोई भी ग्रुप रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, क्योंकि अभी तो इन दोनों में साझेदारी हो रही है ना। इसके इलेक्ट्रॉन दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हो रहे हैं। जब ये बाहर निकल जाएगा तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा ही, ये भी अकेला, ये भी अकेला। तो ये क्या किया? ये हेलाइड जो है एल्काइल इस वाले ग्रुप से ज़्यादा स्टेबल होता है, तब ये इससे ज़्यादा स्टेबल है तो क्या करेगा? ये वाला जो आपका हेलाइड है ये क्या करेगा? X आपके इन इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये ताकतवर है ज़्यादा इससे। जब ये ताकतवर है तो भाई ये कह देगा तू यहीं रह और मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल ने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा? R पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका R पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा था वो क्या होगा? इस R से आपका क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम होता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इस नेगेटिव का मतलब होता है इस नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा और इसके साथ साझेदारी कर लेगा। भाई ले, अगर हेलाइड चला गया तो चले जाने दे, ले मैं देता हूँ तुझे अपने इलेक्ट्रॉन और तू खुशी खुशी तू भी जीवन जी और मैं भी अपना जीवन जीता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से इस प्रकार से ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन इस प्रकार से है, ठीक। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। जो SN1 रिएक्शन है आपकी, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम। वैसे जो आपकी SN1 रिएक्शन है, जो आपकी SN1 रिएक्शन है
वो आपकी टर्सरी कार्बन पर या टर्सरी जो आपका एल्काइल हैलाइड रहेगा उस पर आपका ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। अब वो कैसे रहेगा वो हम मैकेनिज्म में जानेंगे। तो मैकेनिज्म हम देख लेते हैं आपका। तो देखो यहाँ से क्या है आपका एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो इसी से देख लेते हैं हम सबसे पहले कि एल्काइल हैलाइड में आपका किस तरह से होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड क्या है आपका, ये आपका आर है, ये एक्स है। आर का मतलब एल्काइल है, एक्स का मतलब हैलाइड है, ठीक है ना। आगे समझ में, ये आपका आर है और ये आपका एक्स है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है आपका एल्काइल हैलाइड। और जो SN1 रिएक्शन है वो किस पे आपकी स्टेबल होती है रिएक्शन, टर्सरी कार्बन पर, टर्सरी एल्काइल हैलाइड पे आपकी रिएक्शन यहाँ पर स्टेबल होती है। इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। तो टर्सरी जो एल्काइल हैलाइड है वो किस प्रकार बनेगा, जैसे आपका CH3, ये एक कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ये हो गया आपका टर्सरी एल्काइल, ये टर्सरी एल्काइल हो गया। अब यहाँ पर हमने जोड़ दिया एक हैलाइड जैसे क्लोरीन, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, आपका क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका टर्सरी हैलाइड हो गया, टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हमने क्या लिया है, H2O। जो H2O होता है वो आपका दो तरह से काम करता है। अब वो दो तरह से काम कैसे करता है, आपका जो H2O है वाटर जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और एक सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है। तो जो ये H2O है ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा और एज ए सॉल्वेंट भी काम करेगा। तो ये दोनों तरह से काम करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये H2O क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकालेगा। क्लोरीन को बाहर निकालते ही क्या होगा, यहाँ पर सॉरी ये हवा की वजह से ना सूख गया है तो ये चल नहीं रहा है, हवा आ रही है तो इसलिए इसकी इंक सूख रही है। CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इतना ही तो था। आपका क्या हो गया था कि जब आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्लोरीन को हैलाइड को बाहर निकाल देता है और कार्बन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा आपका, यहाँ पर H2O करेगा। H2O पे क्या होते हैं आपके, यहाँ पर ऑक्सीजन पे आपके यहाँ पर लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जब लोन पेयर होते हैं तब ये लोन पेयर क्या होंगे, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसे दे देगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा क्योंकि इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या होगा, ये इससे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये इससे अटैच कैसे होगा, हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल गया ना टर्सरी एल्काइल कैसा है। तो मैं इसे इस तरह से लिख लेती हूँ CH3 और CH3 कितने हैं आपके 3 इस वाले कार्बन पे, ठीक है ना। अब इससे क्या होंगे, ये ऑक्सीजन आपके अटैच हो जाएंगे। यहाँ O आ गया, सॉरी, जैसे आपका ऑक्सीजन ने दिए आपके इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन अटैच होगा और ऑक्सीजन के साथ क्या है आपके 2 हाइड्रोजन, यही तो है आपका H2O।
और ऑक्सीजन ने जब इसके साथ अपने लोन पेयर शेयर कर ली तो क्या हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा आपका, यहाँ से फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। अब यहाँ से जब हाइड्रोलाइसिस होगा H2O, तो क्या होगा, यहाँ से ये H2O क्या करेगा, यहाँ से इसको प्रोटोनेट कर देगा। प्रोटोनेट कैसे करेगा, इस तरह से CH3 3C और O और H, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक H और एक H प्लस आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा अपने प्लस को लेके। इस वाले प्लस को लेके एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और H2O से इस तरह से प्रोटोनेट कर देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी ये रिएक्शन होगी। ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें क्या मिलेगा आपका, ये आपका टर्शरी अल्कोहल मिल गया। ठीक है ना। क्या मिल गया, टर्शरी अल्कोहल मिल गया। ठीक है, जो कि आपकी इस तरह से ये हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहाँ से आपका H2O हुआ, H2O होने के बाद में क्या होगा आपका ROH प्लस में X। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन है ये। ठीक है, ये है तो है इस तरह से, डायरेक्ट रिएक्शन होती है। ठीक है ना, लेकिन हमें लिखनी खोल के है इसको। ठीक, क्योंकि हमें एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, कौन कब कहाँ से कैसे निकल रहा है और फिर कौन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किस तरह से वर्क हो रहा है। ठीक है ना। तो ये तो है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस तरह से उसने अटैक किया और किस तरह से उसने उस हैलाइड को बाहर निकाल के और खुद अटैच हो गया। ठीक है ना। तो अब हम इसको देख लेते हैं मैकेनिज्म के तौर पे। अब हम इस एल्काइल हैलाइड का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है ना। तो देखो अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ये एल्काइल हैलाइड का मैकेनिज्म है, तो मैंने एल्काइल हैलाइड मिटा दिया। एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। अब एल्काइल हैलाइड का यहाँ पर ये मैकेनिज्म चलेगा। मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैकेनिज्म कैसे चलेगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ऊपर की रिएक्शन कैसे कैसे हुई थी। अब आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन होगी वो किस तरह से होगी, जो आपका मैकेनिज्म है वो इन स्टेप से चलेगा। जैसे फर्स्ट में क्या होगा आपका CH3 और यहाँ पर ये 3 कार्बन टर्सरी ले रहे हैं ना हम, क्योंकि SN1 हमारी टर्सरी कार्बन पर टर्सरी एल्काइल हैलाइड पे हमारी स्टेबल होती है। तो यहाँ पर आपका Cl हो गया और यहाँ से आपका ये क्या है स्लो RDS का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ से क्या होगा आपका ये क्लोरीन बाहर निकलेगा, ठीक है ना। क्लोरीन बाहर निकलते क्या होगा आपका CH3 और ये 3 और C पे पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप में आपका यही था, है कि नहीं। फर्स्ट स्टेप में आपका इतना ही हो रहा था कि आपके फर्स्ट स्टेप में कोई आपका न्यूक्लियोफाइल आता है और उस हैलाइड को बाहर निकाल देता है कि नहीं। अब आपका हैलाइड बाहर निकल गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा आपका CH3 C पे पॉजिटिव और यहाँ पे आपका क्या आएगा H2O और ये अपने लोन पेयर यहाँ देगा, ठीक है ना। क्योंकि H2O आपका सॉल्वेंट है, एक पोलर प्रोटिक है, पोलर
प्रोटिक। अब पोलर प्रोटिक क्या होता है वो मैं भी आपको समझाऊंगी, पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है ना। तो CH3 यहाँ पर C पर O और ये आपका H और ये आपका H और यहाँ पर क्या आया था आपका पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया था, है कि नहीं। अब जब पॉजिटिव चार्ज आया था तो हमारा उसके बाद क्या हुआ था, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, है कि नहीं। जब हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था तब क्या हो रहा था, -H+ और यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रही थी H2O के साथ। अब यहाँ पर क्या आ गया, CH3 कार्बन और OH, ठीक है ना। और प्लस में क्या निकल रहा था आपका H3O+, क्योंकि आपका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा आपका, वो H+ को लेके बाहर निकल जाएगा यहाँ से। फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, दूसरे स्टेप में वो जो न्यूक्लियोफाइल है H2O न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, उसने क्या किया, वो उस पर अटैच हो गया। अटैच होने के बाद अब क्या हो गया, यहाँ पर जो प्लस है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ से दूसरी बार हाइड्रोलाइसिस कराने पे ये H+ बाहर निकलेगा और ये H2O इस H+ को बाहर लेके निकल जाएगा। तो आपका CH3 ये टर्सरी अल्कोहल आपका OH है बच गया और ये H3O पॉजिटिव आपका बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो ये तो है इसका मैकेनिज्म, यही तो मिलना था हमें, यही तो बनाना था हमें प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो हमने फर्स्ट स्टेप में ये और सेकंड स्टेप में ये, SN1 हमारे 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, 2 स्टेप में हमने रिएक्शन कर दी, है कि नहीं। अगर हम इसका रेट देखें, अगर हम इसका रेट देखें, अगर हम इसका रेट देखें, ये कहाँ लिख गई, रेट देखें तो इसका रेट क्या होगा, रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RX1, ठीक है ना। तो इसका रेट होगा आपका RX1, ठीक है ना, क्योंकि इसमें RX की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करेंगे तो रेट पर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल या जो H2O है आपका न्यूक्लियोफाइल वो भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। तो रेट पर आपका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर रेट क्या है आपका, जब हम इस SN1 रिएक्शन का रेट निकाल रहे हैं, जब हम इसका रेट निकालेंगे तो रेट निकालने पे क्या होगा, जब हम RX एल्काइल हैलाइड की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, समझ में आ रहा है ना। अगर हम RX की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो जो रेट पर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो रेट है आपका उस पर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल को वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। आरएसएन में और SN1 की जो रिएक्शन है वो आपकी टर्सरी कार्बन पे आपकी स्टेबल होती है कि नहीं। अब यहाँ पर जो है आपका, जैसे मैंने बताया आपका SN1 रिएक्शन है वो आपका किस पे है, SN1 टर्सरी कार्बन पे आपका क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा, मतलब कि जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है ना, कि जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका उतना ही स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो ये इसका मैकेनिज्म था। तो मैकेनिज्म आप देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पोलर प्रोटिक वर्ड आया था, तो उसका मतलब समझा देती हूँ मैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर पोलर प्रोटिक का मतलब समझाती हूँ आपको कि पोलर प्रोटिक आपका होता क्या है। देखो, SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 की तो बात ही हो रही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, H2O की बात हो रही थी यहाँ पर। ठीक है जी। जो SN1 रिएक्शन है आपकी, SN1 वो आपकी क्या है? डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। क्या है? डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर आपका जो ये पोलर है, ये क्या काम करेगा आपका? ये इस RX को ब्रेक कर देगा। पोलर का काम होता है RX को तोड़ेगा। और डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? डाई इलेक्ट्रिक R और X के बीच में कॉम्बिनेशन। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है RX के बीच में कॉम्बिनेशन, और पोलर का मतलब होता है RX के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना, पोलर होता है आपका। ठीक है। और प्रोटिक का मतलब होता है आपका, प्रोटिक का मतलब होता है आपका H प्लस प्रोटॉन। प्रोटिक का मतलब होता है H प्लस प्रोटॉन। ठीक है, H प्लस प्रोटॉन। और सॉल्वेंट आपको पता ही है, सॉल्वेंट तो आपका एक सॉल्वेंट ही होता है, लिक्विड होता है कि नहीं? तो इसमें जो SN1 है आपकी, जो रिएक्शन है SN1, वो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। अब इसमें जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वो जो आपके रिएक्शन के अंदर जैसे मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो क्लोरीन पे भी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो क्यों नहीं आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा? यहाँ पर H2O ही क्यों आपका ऐसा वो नेगेटिव की तरह, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा, मतलब अटैक करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि जो H2O सॉल्वेंट है आपका, मतलब H2O जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, उसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोरीन को घेर लेते हैं। H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स क्लोरीन को घेर लेते हैं, और H2O के जो कुछ मॉलिक्यूल बच जाते हैं वो कार्बन पे अटैक करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि देखो, जब हमारी रिएक्शन यहाँ पर पहुँच गई थी कि ये इस C पॉजिटिव पे पहुँच गई थी, ठीक है ना, और प्लस में क्या निकल रहा था आपका? Cl नेगेटिव। और Cl नेगेटिव निकलने के बाद में आपका यहाँ पर फिर से H2O यूज़ हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ऐसे ही था। अब यहाँ पर क्या है, दो बातें आती हैं कि क्लोरीन भी तो एज ए न्यूक्लियोफाइल है, वो क्यों नहीं अटैक कर रहा दोबारा से इस पर? यहाँ पर H2O क्यों अटैक करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि जो वाटर आपका H2O है, वो इस क्लोरीन को घेर लेता है, इस क्लोरीन को घेर लेता है। अब वो कैसे घेरता है? वो इस तरह से घेरता है जैसे आपका ऑक्सीजन के यहाँ पर ये H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स इसको घेर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब आपका HCl वो क्लोरीन है, अब ये जो क्लोरीन है इस H के साथ आपका किस तरह से बनाएगा? ये H प्लस रहेगा, है कि नहीं? इस तरह से तो रहेगा,
ये H प्लस है, ऐसे ही तो बनाएगा, सॉरी H की तरफ आएगा ये, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसे हाइड्रोजन हैं H प्लस अपने ये H प्लस इसे क्लोरीन को घेर लेते हैं, ठीक है ना। और जब क्लोरीन को घेर लेते हैं तो घेरने के बाद आपका जो H2 कुछ सॉल्वेंट कुछ मॉलिक्यूल्स ने तो क्लोरीन को घेर लिए, क्लोरीन को घेरने के बाद क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स बच गए, वो कार्बन पे यहाँ पर अटैक कर देते हैं, ये आपके लोन पेयर फिर यहाँ पर अटैक कर देते हैं। इस तरह से आपका H2O यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाता है, ठीक है ना। और काम करने के बाद में फिर H2O यहाँ पर ये अटैच हो जाता है, ठीक। तो आ गया समझ में यहाँ पे क्लोरीन क्यों नहीं अटैक कर रहा, H2O क्यों अटैक कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इस पर आपका डेल नेगेटिव है, यहाँ डेल नेगेटिव है और इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव के साथ इसे कॉम्बिनेट कर देगा, ठीक है ना। कॉम्बिनेट करने के बाद ये इसे घेर लेता है, ठीक है ना। अब जो डाइइलेक्ट्रिक होता है वो क्या करता है, वो जो बॉन्ड को ब्रेक करता है, डाइइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी बताई थी, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बॉन्ड को ब्रेक करना। अब जो डाइइलेक्ट्रिक है वो H2O क्या है आपका, H2O इज ए गुड डाइइलेक्ट्रिक, क्या है, H2O इज गुड डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। अब जो आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं, मतलब SN1 रिएक्शन में मैंने बताया आपको कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, तो कुछ एग्जांपल्स हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कि वो कौन कौन से हैं। जैसे आपका H2O, H2O चल नहीं रहा, इसकी इंक सूख गई, C2H5OH, CH3, COOH एंड CH3OH, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल्स हैं, H2O, C2H5OH, CH3, COOH, CH3OH, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, और जिसमें आपके क्या हैं, ये H2 और C2H5OH ये आपके मतलब इनसे ज़्यादा गुड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं, ठीक है ना। तो ये SN1 का कुछ मतलब यहाँ एल्काइल हैलाइड के यहाँ तक मैकेनिज्म तक हो गया है, और कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैंने बता दिए हैं।